सा बेस लिया था मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, CaOH ट्वाइस, है ना। और बच्चों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने ड्राई लिया था। ड्राई क्यों लिया था? क्योंकि क्लोरीन पानी से रिएक्शन कर लेता। कैसे करता है अभी थोड़ी देर बाद हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान सुनिए। तो क्या होता है बच्चों, जब से क्लोरीन ये 0 पे है ना, तो कैल्शियम और क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये आपका बना लेता है CaCl2, और साथ में आपका जो बनता है वो क्या बनता है? ये बनता है CaOCl, ऐसे प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये आपका आ जाता है, सॉरी, यहाँ का -1 में और ये आता है +1 में। तो बच्चों इस एक प्रकार से ये रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब जरा काम की बातें करते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। मैं इसके नीचे जस्ट पढ़ा रहा था ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों मैं आपको ब्लीचिंग का मतलब पूरा समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। ब्लीचिंग मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कलर कंपाउंड है, जैसे कपड़े का कलर है या कोई भी कलर कंपाउंड है, उसके कलर को यदि आप गायब कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तो बच्चों इसी प्रोसेस को ब्लीचिंग एक्शन कहा जाता है। आप तो अच्छे जानते हैं ब्लीचिंग किसे कहते हैं। ब्लीचिंग का मतलब ब्लीच करना। ब्लीच मतलब किसी भी कलर को उड़ा के कलरलेस कंपाउंड में बनाना। वो कितने प्रकार का होता है, वो कैसे होता है, अभी मैं उसके बारे में डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, जरा थोड़ी देर वेट कर ले, है ना। तो पहले मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, याद है मैंने ऑक्सीडेशन नंबर में ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था? हेलो बोलो। हाँ सर। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर में CaOCl2, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर में जो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था, मैं यहाँ पे बच्चों कंपोजिशन पढ़ा रहा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन किसका कंपोजिशन होता है, और लास्ट में मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये जो कंपोजिशन है बच्चों, कंपोजिशन इसमें होता क्या, ध्यान सुनना। इसमें ये देखो, ये ले लो जो ऊपर आपने बनाया CaCl2, ठीक है, ये भी बनाया, ये भी ले लो CaOCl2, सही है। और बच्चों किससे बनाया आपने? आपने इससे बनाया, ये भी ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में पानी। बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन है, मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर इससे इन सबों से मिलकर बना है। थोड़ा सा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस टॉपिक में छूट गया था, इसलिए मैंने आपको दोबारा इसको बताया। वास्तव में अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला देखूं, अगर आपको याद हो, तो ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है ना। कुछ लोग उसको ऐसा भी लिखते हैं, CaOCl भी लिखते हैं, ये भी ब्लीचिंग पाउडर है, सही है। आपको याद है ना CaOCl2, सॉरी, हाँ, CaCl प्लस OCl, ठीक है। अब आपको याद हुआ बच्चों ना कि हम लोग, अगर आपको ध्यान हो, तो हम लोग इसमें ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, याद है? इसमें 2 क्लोरीन है बच्चों, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो बच्चों एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है कितना निकाला था? -1, और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था? +1, ठीक है। ये 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरा देखो। ये बच्चों Ca है, ये और इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये Ca है, और ये रहा Cl, और ये रहा OCl। तो बच्चों यहाँ पे जो क्लोरीन होता है ये -1 में होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, एक -1 होता है, एक +1 होता है। मैं रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। याद आ रहा है ना, रेडॉक्स रिएक्शन बता रखा है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो OCl होता है, ये इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 होता है, ये मैंने बना दिया। और बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये -1 होगा। अब इन दोनों का बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम तो आपको पता है सेकेंड डे का है, तो उस पर हमेशा +2 होता है। तो ये बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर है। एक बार फिर सुन लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर के कंपोजिशन में ये 3 कंपाउंड आपके आते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर में जो 2 क्लोरीन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर आपका बच्चों, एक का +1 एक का -1 होता है। किसका +1 किसका -1 होता है? इसका -1 होता है और इसका +1 होता है। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिया ऑक्सीडेशन नंबर में, अगर आपको याद हो तो। खैर कोई बात नहीं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बातें मैंने पढ़ा दिया था, मैंने दोबारा बताया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले,
ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। हाँ सर। तो बच्चों अब जरा मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसको हटा देता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने रिद्धि बताया था कि कोई भी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कैसे पता चलता है? अगर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगी। भैया ये तो है ना, रिएक्शन में कैसे पता चलता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे? एच दूर कर। बताया तो था मैंने, आप बताया था कि एक रिएक्शन करके बताया था मैंने, कहा देखो अगर ऐसे मिलेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्लोरीन का। किसी को याद आ रहा बच्चों? क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर क्यों लिखना जरा सुनो। होता है क्या ना कि जब कभी क्लोरीन की रिएक्शन पानी से कराते हैं, मैंने करा भी रखा, याद है, नॉन मेटल की रिएक्शन जब पानी से कराते हैं बच्चों रिएक्शन में, तो एक तो HCl बनता है और एक बनता है HOCl, याद आ रहा है? ऑक्सी एसिड बनता है लोएस्ट वाला, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का। बच्चों ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है ना, ये अचानक आगे ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है सुनो, ये HCl में ब्रेक होता है और साथ में बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और मैंने बताया था ना कि यदि कोई भी कंपाउंड नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, ये दोनों क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लोरीन वाटर मतलब क्लोरीन के साथ पानी लोगे तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन वाटर। समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया था रिद्धि, क्लियर है? तो जब भी मैं कभी क्वेश्चन पूछूं ना, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ लीजिएगा कि उसमें आपका नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। चलिए आगे देखते हैं, जरा मुझे बताइए। अब हमारे पास क्लोरीन वाटर है, Cl2 वाटर, ये किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बच्चों दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, खुद रिड्यूस होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0 है और खुद रिड्यूस होने वाला है, मतलब इसके बाद ये जाएगा Cl माइनस में। Cl माइनस मतलब HCl में जाएगा, देख रहे हो ना, HCl में जाएगा खुद बच्चों, ये इसमें जाता है। अब किसको किसको चेंज करता है जरा इसको देखिए। ये क्या करता है ना, ये H2S को ना, H2S को या तो ना ऑक्सीडाइज करता है, ये सल्फर में चेंज करता है, देख रहे हो ना, -2 से 0 में जा रहा है। दूसरा भी जरा बताओ, दूसरा ये I2 को बच्चों HiO3 में चेंज करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, I2 को HiO3 में। ये रिएक्शन पता नहीं कैसे लिखोगे, ये रिएक्शन पता नहीं कैसे लिखोगे, कैसे रिएक्शन लिखोगे जरा बताओ तुझसे, पहला रिएक्शन कैसे लिखोगे? Sir, H2S plus chlorine water gives हाँ, us HCl plus S. हाँ प्लस H2O, तो ये दोनों मिलकर तो खुद किसमें चेंज हो जाएंगे? HCl में, और उसको किसमें चेंज करेंगे? सल्फर, ठीक है, ओके चलो ठीक है भैया, है ना, याद रखिएगा बीच में HOCl बना था ना, ये बात भूलिएगा नहीं। चलिए ये 2 हो गया, तो इसके बाद HiO3 हो गया बच्चों। तीसरे की बात करें, अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड की, जरा मुझे थर्ड का बताओ जल्दी फटाफट। तो थर्ड का अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास I माइनस है बच्चों, I माइनस है और Br माइनस है, और अगर आप क्लोरीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों को I2, इसको I2 और बच्चों इसको Br2 में चेंज कर देता है, I2 और Br2 में चेंज कर देता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जरा एक और देख लो रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास SO2 वो सल्फर डाइऑक्साइड है और मेरे पास सल्फाइड है SO3 -2 है, ठीक है, तो इसको बच्चों सल्फेट में चेंज, दोनों को सल्फेट में चेंज कर देता है, सल्फेट में। एक और देख लीजिए, एक और, अगर मेरे पास बच्चों Fe+2 है, Fe+2, तो बच्चों इसको Fe+3 में चेंज कर देते हैं। ये बच्चों क्लोरीन की इतनी रिएक्शन है जो हमको याद रखनी है, आपको इतनी रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये क्लोरीन का जो भी प्रॉपर्टी था मैंने आपको बता दिया, एक बार जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम काम की बातें शुरू करें। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फास्ट ले लिया सबने?
तो बच्चों क्लोरीन तो समाप्त हो गया, क्लोरीन मैंने 100% समाप्त कर दिया, क्लोरीन में कुछ बचा नहीं है। अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके आगे सुन लीजिए। हमें पढ़ना है बच्चों HCl, हमें HCl के बारे में पढ़ना है, ठीक है। याद है मैंने HCl में रिएक्शन लिखवाया था, एक्वा रेजिया लिख के लिखवाया था, याद है। मैंने बोला था कि गोल्ड प्लेटिनम जो हाँ कंसंट्रेट HNO3 से, हाँ सर। लेकिन एक्वा रेजिया में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दूसरी चीज हमें ये पढ़नी है। तीसरी चीज क्या पढ़नी है बच्चों, एक पढ़ना है जिसका नाम है हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। और बच्चों ये 3 चीजें पढ़ने के बाद हमारा यह हैलोजन फैमिली समाप्त हो जाएगा, हैलोजन फैमिली समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं एक और चीज पढ़ा दूं। जैसे बच्चों आप बार बार ना आप H2O2 पढ़ेंगे तब भी आपको ब्लीचिंग वाला मामला पढ़ना पड़ेगा, SO2 पढ़ेंगे तब भी ब्लीचिंग पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था ओजोन, अभी मैंने कल ही पढ़ाया था, उसमें ब्लीचिंग पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न है कि सर ये ब्लीचिंग क्या होता है। इसमें आपने सब 2 बताया, एक ऑक्सीडाइजिंग है, एक रिड्यूसिंग है, एक परमानेंट है, एक परमानेंट नहीं है। तो सर ये क्या मामला है। तो बच्चों कल हम पी ब्लॉक को समाप्त करने वाले हैं, कल ये रिलेशन समाप्त हो जाएगा। और कल के बाद हम लोग पी ब्लॉक में केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक मतलब आप प्रीफर करेंगे। और बच्चों ग्रुप नंबर 18 आपको हमारी नोट से पढ़ लेना है। फिर भी मैं जानबूझ के ग्रुप नंबर 18 पे करीब 1 क्लास और ले लूंगा, मतलब नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। लेकिन ये मान के चलो कि कल हमारा पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा। हमने बच्चों बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, हमने करीब 5 फैमिली, मतलब करीब ऑलमोस्ट 5 रिलेशन को समाप्त किया है। और वो भी अच्छे समाप्त किया है, जिससे आपको लगभग कुछ ना कुछ रिएक्शन का अच्छे से नॉलेज हो गया हो। तो बच्चों बहुत ज्यादा आपको आज वो नहीं देते, क्योंकि कुछ बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप आराम से स्कूल जाए। सर हाँ जी सर बताइए। हेलो। सर हमको तो मंडे से स्कूल जाना है ना। हाँ आपको मंडे से स्कूल जाना है, लेकिन ओके लेकिन यदि आप चाहती हैं कि देखने की स्कूल में सब ठीक ठाक तो है ना, मतलब कोई दीवार इधर उधर खसका तो नहीं है ना, सब बढ़िया है, तो आप स्कूल अभी भी जा सकती है, कोई समस्या नहीं है, स्कूल जा सकती है कृष्णा साहब। लेकिन सर स्टार्ट तो आज से ही होने वाली थी ना। नहीं स्टार्ट आज से तो होगा, लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि कुछ हॉस्टल के बच्चे हैं जो कड़ी से दूर की तरफ, उनको धीरे धीरे करके बुलाया जाएगा। तो ऐसे तो स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो स्टार्ट होने से आपका नुकसान नहीं होगा, आप चिंता ना करें। और यदि आप जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको जाना है तो कुछ समस्या नहीं है। फिजिक्स का नीट का तो वहाँ ही होगा ना लेक्चर, ऑनलाइन थोड़ी होगा। जी मंडे से वही होगा ना। आज है कि नहीं फिजिक्स का लेक्चर। नहीं आज फिजिक्स का लेक्चर अभी कैसे स्टार्ट। हाँ हाँ फिजिक्स का लेक्चर तो है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन ही रहेगा। तो ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन है सर। हाँ ऑनलाइन फिजिक्स का लेक्चर है। हेलो कृष्णा शाह, आवाज आ रही है आपके पास। हाँ सर। अगर आप स्कूल देखने जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। नहीं मंडे में ही देख लूंगी। हाँ तो मंडे को स्कूल देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं थोड़ा सा तसल्ली के लिए, स्कूल के जितने भी डेस्क बेंचेस सब अपने जगह पे हैं, स्कूल की सभी क्लासेस भी अपने जगह पे हैं, कोई भी क्लासेस इधर उधर खसका नहीं है, सब अपनी जगह पे मेंटेन है, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। आप सीधे मंडे के दिन आइए। अब मंडे के दिन स्वागत है। क्या है ना कि मंडे के दिन स्पेशली आप लोग की व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है कि आप लोग के घर से मतलब चूना गिराया जाएगा, और जहां तक स्कूल के क्लासेस है वहां तक चूने का स्वागत होगा। आप उसी रास्ते से होते हुए आएंगे और सीधे अपनी क्लास में बैठेंगे। कुछ बच्चों को माला भी पहनाया जाएगा कि बहुत दिन के बाद आपका स्वागत हो रहा है। तो इसलिए बच्चों मंडे को ही आइए, मंडे को हम लोग स्कूल में मुलाकात करते हैं। और अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे एसएमएस कर सकता है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को थैंक यू, और यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब मिलते हैं कल जरूर क्लास में ऐड होना ना। थैंक यू। संडे टेस्ट है। हाँ संडे टेस्ट है, एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, संडे टेस्ट है, मेरी केमिस्ट्री का टेस्ट है, एक बार सुन लीजिए। 45 क्वेश्चन आएंगे। मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। आप समझ सकते थे कि मैं टेस्ट करूं, मेरी बात सुन। संडे नहीं रखो, अगले संडे रखो। भाई सुन तो ले यार। तुझे संडे टेस्ट दिया ना, मान लो तू, हो सकता है कि मैं समझ रहा हूँ कि सर संडे में हॉस्टल में पहुंच जाऊंगा,
या हॉस्टल आता रहूंगा, या संडे मेरी वो रहेगी। तो टेंशन मत ले यार, जहां भी रहेगा कॉपी पेन से तुझे आंसर ही तो भरना है। कौन सा तुझे यहाँ पे हॉस्टल में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मेरी बात समझो, क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात समझो, किशन समझो। जैसे क्या ना, कुछ दिन से मैं टेस्ट नहीं ले रहा था, मैं बहुत काम से बिजी था, स्कूल के काम से बिजी था, बाहर के काम से बिजी था। अगर मैं वास्तव में फ्री होता तो अभी तक मैं पता नहीं कितना टेस्ट ले लिया होता। तो इस बार मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तो बिल्कुल आराम से टेस्ट दो। मतलब जो लोग हॉस्टल के हैं वो हॉस्टल पहुंच के टेस्ट दे सकता है, ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट ना दे। लेकिन यदि आपको कहीं भी लगता है कि आप फ्री हैं तो आप टेस्ट दीजिए। लेकिन जो प्रॉपर के हैं उनको फिलहाल मैं टेस्ट ले लेता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट बाहर के हैं, जो लोग ट्रेवल करेंगे, जो लोग हॉस्टल पहुंचेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे फ्री होते हैं तुरंत बैठ के टेस्ट दीजिए प्लीज। आप टेस्ट का सिलेबस सुनिए। टेस्ट का सिलेबस है फुल पी ब्लॉक, जिसमें ग्रुप नंबर 18 भी आएगा। मैं बता देता हूँ, ग्रुप नंबर 18 जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया। ग्रुप नंबर 18 के बच्चे 2 पार्ट है, एक 17 से 20 मिनट का, एक मात्र 20 मिनट, कुल मिलाकर 40 मिनट में टोटल है पूरा। बहुत बहुत छोटा सा, बहुत छोटा ही है। और बच्चों इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों दे रहा हूँ? केमिकल बॉन्डिंग इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे अभी हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। केमिकल बॉन्डिंग बच्चे फुल हाइब्रिडाइजेशन, फुल मतलब पूरा हाइब्रिडेशन अच्छे से पढ़ लेना है। और बच्चों उसके बाद प्रेडिक्टेबल, ये 3 चीज का टेस्ट है। 45 क्वेश्चन 180 नंबर का है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है? अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं, जरा सुन लीजिए। जो लोग नीट की स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। ये टेस्ट है, सुन लीजिए, संडे सिलेबस देख लीजिए। जो लोग नीट के स्टूडेंट है, जरा उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बच्चों देखो, आपको पता नहीं इस बार नीट का पैटर्न चेंज हुआ, क्या सबको पता है? कुछ तो बोलो, हाँ ना? सुना है सर ऐसा। सुना है तो जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपके समय में भी यही पैटर्न होगा। क्यों आपके समय में ऐसा पैटर्न होगा? क्योंकि आपके समय में भी कोरोना के कुछ सिलेबस रिड्यूस हुए थे, जिसके कारण पैटर्न यही होगा। सुन लीजिए पैटर्न, सब लोग सुन लीजिए। नया पैटर्न क्या बच्चों? नया जो पैटर्न है नीट के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है? क्योंकि बच्चों ये आपके लिए बहुत ही शानदार तोहफा है कि आप नीट में सिलेक्ट हो सकते हैं। सर है क्या? जरा सुन लीजिए सब लोग। नीट वाले स्टूडेंट से सबसे रिक्वेस्ट है, ध्यान सुनिएगा, जेई वाले बने रहेंगे। देखो बच्चों, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, नीट 2020 की बात कर रहा हूँ। बच्चों लास्ट ईयर नीट 2020 और इसके पहले की बात करता था, तो बच्चों इसमें 3 सब्जेक्ट होता था, फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होता था, बायोलॉजी होता था। ध्यान सुनिएगा। और इसमें फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते थे, इसमें भी 45 आते थे, और इसमें 90 क्वेश्चन आते थे। बच्चों टोटल 180 क्वेश्चन आते थे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, और टोटल 720 नंबर का पेपर होता था। सभी में 4 ऑप्शन होते थे, ABCD। आप में से केवल एक ही ऑप्शन कोई भी क्लिक करना होता था, तो आपको 4 नंबर मिलता था, और नहीं करने पे -1, मतलब गलत करने पे -1 मिलता था। ये बच्चों 2020 का सीन था। ठीक है, यहाँ तक मतलब 2020 तक का ये सीन था। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी में वहां तक? यहाँ तक ठीक है ना? हेलो हाँ सर। बच्चों, देखो आप नीट के स्टूडेंट है तो आपको नया पैटर्न जानना जरूरी है, इसलिए सुन लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन बच्चों नीट 2021 में क्या हुआ? नीट 2021 में अचानक क्या हुआ? देखिए बच्चों, नीट 2021 में अचानक ये हुआ कि इसमें 4 सब्जेक्ट बने। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। बच्चों इसमें पहले बायोलॉजी नाम से चलता था। अब बच्चों जूलॉजी और बॉटनी में 2 अलग अलग सब्जेक्ट बनाया गया, है ना? अब सुनिए, उसके बाद बच्चों इसमें 2 सेक्शन बना, सेक्शन ए और एक बना सेक्शन बी। सब लोग से रिक्वेस्ट है, ध्यान सुनिएगा, सब लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। जो जेई के वो भी ध्यान सुन ले। नया पैटर्न है, कोई ऐसा नहीं कि आप जान जाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? तो बच्चों सेक्शन ए में बच्चों टोटल सब में 35 क्वेश्चन है। इसमें भी 35 क्वेश्चन है, इसमें भी 35 क्वेश्चन है, इसमें भी 35 क्वेश्चन है, इसमें भी 35 क्वेश्चन है। और ये जो 35 क्वेश्चन है ना, ये आपको कंपल्सरी करना है। मतलब ये कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी, इसमें कोई गैप नहीं है। सब में 35 35 35 35 सब में कर रहा है, एकदम फिक्स करना ही है। करने का मतलब ये वो कैसा नहीं कि अगर आपको 35 में 30 क्वेश्चन आते हैं तो नहीं सर मुझे 5 कैसे करने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बच्चों इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है ना कि आपको जो छोड़ना है, आपको करना ही है। अब आगे सर सेक्शन बी क्या है? बच्चों सेक्शन बी में उन्होंने क्या किया है ना, सेक्शन बी में उन्होंने 15 क्वेश्चन दिया, और उन्होंने बोला कि साहब इसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का छोड़ देना, जो भी आपको लगे। केमिस्ट्री में भी वो आपको टोटल 50 क्वेश्चन देंगे। 50 में सेक्शन बी में, सेक्शन ए में नहीं, सेक्शन बी में 15 में से केवल 10 ही करना, 5 क्वेश्चन छोड़ देना है। कौन सा छोड़ना है? बिल्कुल जेई का पैटर्न बता रहा हूं मैं, जो जेई है। बच्चों सेक्शन बी में 15 में से फिर 5 क्वेश्चन छोड़ना, 10 ही क्वेश्चन करना है। और सेक्शन बी में से फिर 5 क्वेश्चन करना, सॉरी 10 क्वेश्चन करना,
5 छोड़ देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन बी में से आपको 5 क्वेश्चन स्किप करना है, वो क्वेश्चन स्किप करना जो आप नहीं करना चाहते, जो आपको टफ लग रहा है, और ओनली आपको 10 क्वेश्चन ही करना है, कोई भी। तो जरा काउंट कर लीजिए, 35 सेक्शन ए में जो तो कंपलसरी है, अब 5 यहाँ से तो क्या सॉरी 10 यहाँ से, तो क्या 45 फिर से हो गया, क्या 45 फिर से हो गया, क्या 45 फिर से हो गया, क्या 45 फिर से हो गया। बच्चों क्वेश्चन अभी भी आपको 180 ही करना है, एक क्वेश्चन अभी भी 4 नंबर का है, टोटल पेपर बच्चों 720 नंबर का है, प्रोसेस तो बच्चों पहले वाला ही है। तो सर अब अंतर क्या हो गया, अंतर सुनो, ये पेपर 3 घंटे का था और 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन पढ़ना था और 180 क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेकिन बच्चों अब इसी 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ गए नया पैटर्न क्या है? हाँ सर। क्या जितने भी नीट के स्टूडेंट है सब लोग नया पैटर्न समझ गए? हाँ सर। अब एक और चीज सुनना, सुन के बड़ा इतना आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन ए का जो पेपर है ना, ये बहुत ही इजी आएगा, बहुत इजी, लिख देता हूं वेरी इजी। सर कैसे पता? मैं जानता हूं, चिंता ना करो, इतने साल का एक्सपीरियंस है। सेक्शन ए का पेपर बहुत इजी आएगा। कैसे सर बहुत इजी आएगा? सुनो, नाइट्रिक एसिड बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है? सिंपल सा देते हैं, एस्टोसोफोर से जो कांटेक्ट प्रोसेस बनाते हैं उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? सिंपल सा, एकदम बिल्कुल सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड में कौन सा N2O में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, N2O3 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? बच्चों यही फुटकर क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर ये 35 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, 35, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, बच्चों इतने क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आने वाले हैं जिसको आप 500 प्लस, मैं आपको बता दूं कि इसी में आपके 500 प्लस नंबर आ जाएंगे, फ्री में नंबर आएंगे। तो जो लोग नेट से अभी भी सोच रहे हैं मैं संन्यास ले लूं, मैं आपको बता दूं इतना अच्छा मौका जीवन में कहीं नहीं मिलने वाला। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में इजी भी आपको दिखाई देंगे, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा टफ दिखाई देगा, और थोड़ा सा बच्चों टफ तो होगा ही। तो कोई बात नहीं, टफ वाला तो हमें छोड़ना ही है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो छोड़ना है, हमें इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मॉडरेट में जो कुछ हमें लगे कि हम कर सकते हैं तो कर लेंगे। कुल मिला के इतना अच्छा पेपर मिला है ना इस बार का, कि यदि आप चाहेंगे ना तो अगले साल जो आपका पेपर आने वाला है बच्चों, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होगा और आपका बहुत अच्छे से नीट में सिलेक्शन होने वाला है। आप सोच लीजिए 35, 70 और 70, ये देखो बच्चों 140 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी आएंगे, इजी, सच बता रहा हूँ इजी आएंगे। फिजिक्स में भी इजी आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्ट आंसर वॉल्व करो। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया कि इस बार नीट 2021 का क्या पैटर्न है। जेई स्टूडेंट आपने भी सुना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई आपसे पूछे तो आप भी बता पाए किस बार का पैटर्न ऐसा है। देखो नॉलेज लेना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर आप जान लेंगे तो नुकसान होगा, आपको जानना भी चाहिए कि नीट 2021 में क्या पैटर्न है। समझ में आ गया? तो फिलहाल बच्चों अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी जब आप अगले साल आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा करना क्या है, आप चिंता ना करें। अभी तो आपके जो फाइनल स्टूडेंट है मैं उनको ही ट्रेंड कर रहा हूँ, उनको ही सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले ही आपको बता दिया ताकि आप अलर्ट हो जाए और ये सोच लें कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है? फिलहाल इसको हटा देना, हटाए इसको। हेलो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम ही आएगा, ऐसा तो नहीं है काम नहीं आएगा, रख लीजिए स्क्रीनशॉट, काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों हम HCl पढ़ा रहे थे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा देते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे HCl के बारे में। एक्वारेजिया याद है ना? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में कॉम्प्लेक्स बनता था जिसके कारण सोलुबल मतलब खुल जाता था, वो सब मैं डायरेक्ट थोड़ा बताऊंगा। चलो HCl शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, है ना? और स्टार्ट करते हैं HCl, जरा ध्यान सुनिए। HCl, HCl में सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे गुण, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी सुनो, अगर आप इसकी रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं, जैसे Fe ले लीजिए, और HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चों इसमें ना, यहाँ पे Fe 0 है, इसमें FeCl2
और H2 बनता है। FeCl2 मतलब यहाँ पे +2 वाला बनता है। कोई बताएगा इसका नाम क्या है? फेरस क्लोराइड। हाँ, फेरस क्लोराइड। एक बात और सुनो, आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे Fe+3 क्यों नहीं बना, Fe+3 का क्लोराइड क्यों नहीं बना? मैं बताना चाहता हूँ बच्चों ने, ये जो H2 होता है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर Fe+3 बन भी जाता ना, फिर भी ये उसको उठा के Fe+2 में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे Fe+2 का ही प्रोडक्ट बनता है। यदि Fe+3 बन भी जाता ना, तभी उसको उठा के ना Fe+2 में चेंज कर देता। ठीक है, खैर दूसरा सुनिए, दूसरा सेकंड, जो सेकंड आप जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो सेकंड है ना, उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वा, सर ये क्या होता है? कोई बताएगा एक्वारेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिक्सचर। हाँ, तो आपको पूरा डिटेल बोलना चाहिए। 1:3 आपको बोलना चाहिए सर कंसंट्रेट, और ये भी कंसंट्रेट, और ये 1 सॉरी ये 3 लेना, रेशियो लेना, और ये 1 रेशियो लेना है। इसी को एक्वारेजिया कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको अच्छे से पता है कि जो गोल्ड होता है, जो प्लेटिनम होता है, वो कंसंट्रेट HNO3 से भी रिएक्शन नहीं करता, क्यों? हाँ सर। हाँ, याद है मैंने बताया था, बिल्कुल इनर्ट है, बिल्कुल इनर्ट है, इनर्ट नोबेल की तरह ना जानते हैं। तो लेकिन बच्चों, यदि आप एक्वारेजिया लेते हैं ना, तो एक्वारेजिया में ये घुल जाता है। मैं लिख देता हूं, कैन डिसॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, मेरी बात समझिए सर। इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है, गोल्ड और प्लेटिनम, ये बिल्कुल इनर्ट है। यदि आप सोचते हैं कि मैं गोल्ड ले लूं और बच्चों HNO3 से रिएक्शन करा दूं, HNO3 से रिएक्शन करा दूं कंसंट्रेट, तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि ये रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये इनर्ट नोबेल होता है। मैंने बताया था इनर्ट गैस एक होता है, एक इनर्ट मेटल भी होता, बताया था ना। तो इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मैं आपको बता चुका था। खैर, तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले होता क्या है, पहला प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले एक्वारेजिया क्या करता है, आपस में रिएक्शन करता है। 3HCl और HNO3 आपस में रिएक्शन करके पहले ये कंपाउंड बनाता है, जो उसको बोलते हैं NOCl, NaCl नहीं, NOCl। और साथ में आपको 2 क्लोरीन बनाता है। क्लोरीन मतलब ये नेसेंट क्लोरीन है, यही आपका रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में पानी बनते हैं, 2H2 ऊपर लिख देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे मान लीजिए हम गोल्ड की रिएक्शन करा रहे हैं, गोल्ड की रिएक्शन एक्वारेजिया से करा रहे हैं, तो अब गोल्ड क्या करेगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है, 0 वाला गोल्ड, ये नेसेंट ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे बैलेंस भी पूरा कर देता हूँ। नेसेंट क्लोरीन है ना, तो ये हिस्सा बनाता है गोल्ड का क्लोराइड AuCl3। अब उसके बाद हमने एक्वारेजिया लिया, तो एक्वारेजिया में अब ये जो HCl है, एक बार फिर सुनिए, एक्वारेजिया से हम रिएक्शन कराएंगे तो पहले एक्वारेजिया आपस में रिएक्शन करके NOCl बनाए, NOCl उसके बाद नेसेंट क्लोरीन बनाएगा। नेसेंट क्लोरीन ही बाकी से रिएक्शन करता है। जैसे रिएक्शन किया, ये बना। अब इसके बाद हमारे पास HCl है, कंसंट्रेट HCl है। ये कंसंट्रेट HCl क्या करता है, इसको सोलुबल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनवाता है, जो आपको याद है मैंने बनवाया था, HAuCl4 का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। बच्चों ये सोलुबल होता है, सोलुबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब ये भूल जाता है ना। दूसरी रिएक्शन में बिल्कुल सेम है, सेम रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। मान लीजिए कि यदि आप प्लेटिनम लेते हैं, प्लेटिनम 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 क्लोरीन लेना पड़ेगा, सॉरी नेसेंट क्लोरीन लेना पड़ेगा। और फिर से वही यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेम है, प्लेटिनम +4 में एग्जिस्ट करता है तो PtCl4 बनेगा। और फिर से रिएक्शन बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है, HCl से रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। अब चूंकि प्लेटिनम को मुझे +4 में करना था, यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। और उसके बाद प्लेटिनम चूंकि बच्चों 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो ये मुझे कंपाउंड बनाना पड़ेगा, और ये बच्चों सोलुबल होता है। तो बच्चों एक्वारेजिया के साथ ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, एक्वारेजिया के साथ गोल्ड का +3 का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और प्लेटिनम का +4 का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि दोनों सोलुबल होते हैं, और इस प्रकार से रिएक्शन करता है। कोई हमसे पूछे कि गोल्ड कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करता है? नहीं, लेकिन गोल्ड एक्वारेजिया से रिएक्शन करता है, यस।
अगर आप इसमें HCl मिला दें तब गोल्ड रिएक्शन कर लेगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैंने बता दिया, जल्दी से फास्ट। इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या जरा सुनो। आगे ये है बच्चों कि है हैलोजन, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ रहे हो ना, हैलोजन को हटा के रिएक्शन करने वाला। तो ये क्या होता है इसके लिए बड़ी बात समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे सामने फ्लोरीन ले लूं और बच्चों क्लोरीन ले लूं और ब्रोमीन ले लूं और आयोडीन ले लूं और मैं पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। आपको पता ना फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, बहुत एक्सप्लोजिव होता है, वो कहीं भी जाता है तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। अगर मैं बात करूं किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो बच्चों जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होती है। मतलब बिल्कुल सेम यही ऑर्डर होता है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे फ्लोरीन भी है, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आएगा। तो बच्चों बिल्कुल सेम यही ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर ब्रोमीन का, और बच्चों फिर आयोडीन का होता है। तो ये दो ऑर्डर पर तो हमें तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आगे सुनिए। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई हैलोजन फैमिली है, ठीक है, हैलोजन फैमिली है। सबसे पहले मुझे हैलोजन फैमिली में याद करो बॉर्न हैबर प्रोसेस जो मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे पहले मुझे इसके बॉन्ड को तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा। क्योंकि मुझे हाफ मोल तोड़ना है तो मुझे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, याद आ रहा। तो बच्चों इसके बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये आइसोलेटेड गैसेस में चेंज हो गया। समझ नहीं पाया, ये दो है ना ऐसे, समझ गए सर। तो ये चेंज हो समझ गया गए ना? सर। अब सुनो, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो याद है ना, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें से हाँ एनर्जी सर। रिलीज होगी। तो ये क्या होगा बच्चों, X-1, सही है ना। अब इस X- में अगर हम पानी लेंगे, पानी तो बोलेंगे उसको हाइड्रेशन एनर्जी। तो पानी क्या करेगा, इस X- के चारों ओर सराउंडेड कर लेगा। याद है मैंने बताया था हाइड्रेशन एनर्जी। तो जैसे सराउंडेड कर लेगा तो बच्चों ये जो X- है ये एक्वस में चेंज हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? हेलो, यस सर। तो बच्चों याद है हाँ मैंने सर। बताया था कि बॉर्न एक बड़ा था हैश प्रोसेस। हैश प्रोसेस क्या होता है कि बच्चों एक, जैसे मान लो कि एक टोटल पूरी रिएक्शन की जो एंथैल्पी जो डेल्टा H है वो जगह जगह सराउंडेड से आप कहीं भी घूम के जाएंगे उनके बराबर होता है। तो आप कहाँ कहाँ घूम के गए, आपने सबसे पहले बॉन्ड तोड़ा, उसकी एंथैल्पी, उसके बाद आपने एनर्जी दिया, सॉरी आप कहाँ गए, जैसे ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा बच्चों, एक ये रहा, तो इन सभी के बराबर डेल्टा H होगा। ये मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, सॉरी आयनिक बॉन्ड में। जरा मेरी बात सुनो, लैटिस एनर्जी बताया था, सबसे पहले कौन सा है, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर हाइड्रेशन एनर्जी। अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ये दोनों एनर्जी नेगेटिव होती है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से पता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव होता है, एडिशन एनर्जी भी नेगेटिव होता है। यदि आप कंसेप्ट भूल रहे हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों इसमें ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है। आप सोच लीजिए बच्चों, दो वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो टोटल अगर आप चेक करेंगे ना, टोटल आप चेक करेंगे तो ये जो डेल्टा H की वैल्यू है ना, ये सबसे ज्यादा बच्चों नेगेटिव हो जाती है, मोस्ट नेगेटिव। और किसके लिए सबसे ज्यादा होती है बच्चों, फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन F2 के लिए ना सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। मैं समझाता हूं, मेरी बात समझो। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये बताइए कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट क्यों है। तो इसका रीजन सुनो बच्चों, इसका डेल्टा H नेगेटिव क्यों आ रहा है, वो भी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। क्यों?
क्योंकि जब बच्चों F माइनस बनता है ना, मान लीजिए आपने F माइनस बनाया, तो F माइनस का जब चारों ओर से पानी सराउंडेड करता है तो बहुत तेजी से अट्रैक्शन करता है, और जितनी तेजी से अट्रैक्शन करेगा उतनी तेजी से एनर्जी निकलेगी, जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी, और उसकी वैल्यू बच्चों सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू सबसे नेगेटिव है, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मतलब आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन कौन सी होगी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो तो? एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसलिए बच्चों फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मेरी बात सुनिए, अगर हमसे कोई पूछेगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, तब हम बताएंगे कि सर जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है फ्लोरीन के केस में वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, इसलिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्शन करता है, रिएक्टिव होती है। दूसरा क्या बताएंगे कि सर फ्लोरीन का जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है ना, हाइड्रेशन एनर्जी जब उसको पानी सराउंडेड करता है वो भी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा है तो पानी को सबसे ज्यादा सराउंडेड करेगा, और जितना ज्यादा सराउंडेड करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसलिए बच्चों फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फास्ट। कुल मिला के हमें ये ऑर्डर याद रखना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, बस। रीजन क्या है? डेल्टा जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, इसका हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला जो मैंने बोला था। क्या क्वेश्चन सुनो, जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि आप NaCl ले रहे हैं और NaCl की रिएक्शन आप F2 से करा रहे हैं, F2 से। F2 क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपके सीरीज में, आपको पता है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा ना बच्चों, फ्लोरीन क्या करेगा ना, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि बच्चों नीचे वाले जितने भी मेटल हैं ऊपर वाले को हटा के खुद जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, आपने सुना है ना? नीचे वाले जितने भी हैं ऊपर वाले के सॉल्ट से मेटल को हटा देते हैं, खुद रिएक्शन कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? हेलो, यस सर। कोई बात नहीं, यस सर। मेरी बात सुनिए बच्चों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा ना, क्लोरीन को हटा सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं हटा सकता। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है ना बेचारा, वो अपने नीचे वाले कम रिएक्टिव को उनको उनके जगह से हटा के खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इसको हटा देगा और फ्लोरीन इसको हटाने के बाद खुद यहाँ बैठ जाएगा और बेचारे क्लोरीन को बाहर कर देगा। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ये रिएक्शन ऐसे करा दूं, जरा देखो 2NaCl और Br2। अब मुझे एक बात बताओ कि ब्रोमीन और क्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो बच्चा मुझे बताओ क्लोरीन। क्या ये ब्रोमीन इस क्लोरीन को हटा पाएगा? नहीं। तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब तो समझ गया ना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्या मतलब है बच्चों। रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब होता है जो ऊपर है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है तो अपने से नीचे वाले को हटा सकता है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन को हटा सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को हटा सकता है, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं हटा सकता, इसलिए नीचे वाली रिएक्शन नहीं होगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमारा हैलोजन फैमिली समाप्त हो गया 100%। मतलब मैंने अपने तरीके से समाप्त कर दिया। आपको वो पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है? आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कुछ और हम पढ़ेंगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ब्लीचिंग एक्शन पढ़ा देता हूँ। ब्लीचिंग एक्शन बिल्कुल 10 मिनट ध्यान लीजिए, इसको हटा रहा हूँ। तैयार हो ब्लीचिंग एक्शन सुनने के लिए? हाँ सर। यस सर। तो बच्चों मैं ब्लीचिंग एक्शन एक बार पढ़ाता हूँ। एक बार मतलब ये हुआ कि आपने बहुत जगह SO2 के बारे में ब्लीचिंग एक्शन सुना, भी कुछ दिन पहले सुना होगा। ब्लीचिंग 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 क्या होता है सर? अच्छा, ये अगर ये बीच में कट हो जाएगा तो आपको दोबारा ऐड हो जाना, ठीक है? चलिए तो मैं हेडिंग लिखता हूँ। ब्लीचिंग एक्शन न्यू हेडिंग है। तो सुनो ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है पहले सुन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी कलर, किसी के पास कलर है ना, कोई भी कलर्ड आपके पास सब्सटेंस और आप चाहते हैं कि उसका कलर उड़ाया जाए। कलर उड़ाने का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको कलर को आप उड़ाना चाहते हैं। तो बच्चों अगर आप किसी भी चीज का कलर उड़ाते हैं, मान लीजिए वो नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उड़ाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, भाई तो कलर उड़ तो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कलरलेस में। ये कलरलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रोसेस को ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। कैसे? आपके पास कोई कलर चेंज था, कोई कलर था,
आपने उसके कलर को उड़ा दिया, मतलब उसको कलरलेस में चेंज कर दिया। इसी को बोलते हैं ब्लीच करना। ब्लीच मतलब कलर चीज को कलरलेस में कन्वर्ट करना। लेकिन आपने किससे किया? आपने कोई नेसेंट ऑक्सीजन से किया, इसलिए बच्चों इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये कौन सा ब्लीचिंग एक्शन है? ऑक्सीडेशन।